आईटी की दुनिया में खुशामदीद। मेरा नाम इरशाद है और आज हम बात करेंगे ऑन पेज एसईओ के हवाले से। तो दोस्तों, ऑन पेज एसईओ में हम सबसे पहले वो सारे फैक्टर्स फाइंड करते हैं जिसकी वजह से हम अपने पेज को, वेबसाइट को रैंक करते हैं गूगल में। यानी सबसे पहले आप एक चेक लिस्ट बनाते हैं। अगर आपने अपने ही पेज की ऑन पेज एसईओ करनी है या अगर आपने किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट लिया है, दोनों सूरतों में आपको सबसे पहले कीवर्ड फाइंड करना है। जब आप कीवर्ड फाइंड करते हैं, उसके बाद उसी बेस पे आपने टाइटल को देखना है कि टाइटल में कीवर्ड यूज़ हुआ है या नहीं। टाइटल हमारा हमेशा H1 ही होता है। अगर आपका वेब पेज है, अगर आपका पोस्ट है, उसमें अगर आप H1 ज़्यादा रखते हैं, यानी H1 आपने एक यहाँ पे दिया और एक नीचे दिया, तो जैसे ही गूगल का क्रॉलर आता है तो उनको ये पता नहीं लगता कि इसमें हम एम्फेसाइज किस चीज़ पे करना चाह रहे हैं, यानी हमारा कीवर्ड कौन सा है। H1 का मतलब ये है, जो हमारा टाइटल होता है, हम गूगल को बताना चाह रहे हैं कि आपने इसी को एक तरजीह देनी है, आपने इसी को मान लेना है कि ये हमारा कीवर्ड है। तो ये है टाइटल, या इसको आप हेडिंग दे सकते हैं। तो ये हमारा होता है H1। उसके बाद जो हायरार्की है, H1 के बाद हमेशा आएगा H2। अब अगर आपका H1 ऊपर है और आप H1 के नीचे H3 का टैग यूज़ करते हैं और आप वहाँ से शुरू करते हैं अपना टाइटल H3 का, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इससे क्राउलर दोबारा कंफ्यूज होता है और उनको कुछ पता नहीं चलता कि यहाँ पे किस चीज़ पे हम आपको एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो हमेशा H1 के नीचे आपका H2 आएगा। और ये रिकमेंडेड है, जिस तरह हमारे पास टूल्स है, योस्ट का टूल है, यानी एक्चुअली वर्डप्रेस के प्लगइन है, योस्ट या रिंगमेट, वहाँ से आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो भी रिकमेंड करते हैं कि H1 के बाद आपका जो H2 है उसमें कीवर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप H2 लिखते हैं H1 के बाद, तो इस चीज़ को गूगल अच्छी तरह समझ लेता है कि ये हमारा कीवर्ड है, क्योंकि हमने फोकस किया है इसी टाइटल को और सब टाइटल को, यानी हेडिंग और सब हेडिंग को। उसके बाद मज़ीद H2 के बाद हमारे पास जो उसके सब हेडिंग है, H2 के बाद है H3। तो H3 में वैसी कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप कीवर्ड का यूज़ भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, अगर यूज़ ना भी करते हैं तो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी कीवर्ड की जो गूगल की नई अपडेट आई है अभी रिसेंटली अगस्त 2022 में, उनके मुताबिक वो इस बात पे ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं कि हम कीवर्ड पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं जितना कि आप लोग, यानी जो यूज़र सर्च इंजन के लिए लिख रहे हैं। उनके मुताबिक आप जस्ट एक फ्रेंडली आर्टिकल लिख लीजिएगा जो लोग को समझ आए और लोग उनमें इंटरेस्ट रखें। अगर उनको समझ आता है तो हम आपकी जो आर्टिकल है या जो पेज है या जो ब्लॉग है उसको हम रैंक करेंगे। लेकिन कीवर्ड तो एक ज़रूरी फैक्टर्स हैं, इसलिए हम इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जो बिल्कुल नेचुरल हो। वैसे भी गूगल का जो एल्गोरिथम है, वो गूगल जो कीवर्ड क्लस्टर्स है उन पे काम कर रहे हैं। वो सिर्फ एक कीवर्ड को मानता नहीं है, मतलब एक कीवर्ड को चेक कर लिया, उसके बाद जो रिलेटेड कीवर्ड्स है वहाँ से फिर वो खुद अपना एक नया किस्म का टर्म्स या कीवर्ड बना के उसके ऊपर आपके वेब पेजेस को रैंक कर देता है। तो अगर आप पुराने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं कि कीवर्ड को मतलब ज़्यादा उस पर आप स्टफिंग कर रहे हैं, तो वो तरीके बिल्कुल अब फेल हो चुकी हैं। अब इसका कोई ज़रूरत नहीं, आप जस्ट उसको नेचुरल रख लीजिएगा और ऐसा रख लीजिएगा कि यूज़र अगर उसको पढ़ ले तो उनको कोई दुश्वारी ना हो, उनको ये समझ ना लगे कि जानबूझ के हमने इसको यहाँ पर इंसर्ट किया है। और इसके बाद H3 के बाद H4 है और उसके बाद H5 और उसके बाद H6। तो इस सीक्वेंस से अगर आप अपना पेज, वेब पेज जो होता है आपका ऑन पेज, उस पर आप काम करते हैं तो ये एक एसईओ फ्रेंडली प्रैक्टिस है। लेकिन अगर आप इस तरीके से काम करते हैं कि ऊपर तो आपने दिया H1, उसके बाद H2, H3 के बाद आपने लिया H5, तो H3 के बाद होगा H4, या आपने जो तरीक़ाकार है, जो सीक्वेंस है, इसे स्ट्रक्चर बोलते हैं, हायरार्की बोलते हैं, उसको वो सीक्वेंस फॉलो करना है जो कि एसईओ फ्रेंडली हो। उसके बाद है मीटा डिस्क्रिप्शन, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें भी कीवर्ड का इस्तेमाल ज़रूरी है।
क्योंकि जब आप कोई टाइटल लिखते हैं जो आप उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, अगर आप टूल यूज़ कर रहे हैं यानी प्लगइन यूज़ कर रहे हैं रिंगमेट की, तो जो आपका पहला सेंटेंसेस होते हैं जो पैराग्राफ आप शुरू करते हैं, वहीं से उसको वो मार्क करता है एज अ मीटा डिस्क्रिप्शन। जो मीटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ है वो 155 से लेके 160 कैरेक्टर के दरमियान में होनी चाहिए। आप इसको मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बना लें, और चूँकि अगर यूज़र इनको देख ले, जिस तरह आपका कोई सर्च कर रहा है तो सबसे पहले जो आपका मीटा डिस्क्रिप्शन है वो शो हो जाता है, तो वहाँ से वो आपका वेबसाइट पिकअप कर सकता है, उस पर क्लिक कर सकता है। तो इसके ज़रिए आप इसको मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं, और उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके उनमें कीवर्ड का यूज़ अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आप कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो इस बात की तरफ इशारा है कि आपका जो रैंकिंग है वो ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन इसमें आपने इतना कुछ लिखना है कि यूज़र को समझ आए कि आप किस हवाले से, ये आपका जो ब्लॉग है या जो आपका पेज है वो किस हवाले से है। उसको ज़्यादा लेंथी नहीं कर सकते, मैक्सिमम 160 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है जो बहुत इफेक्ट कर रहा है आपके ऑन पेज एसईओ को, वो है इमेज। इमेज में आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है कीवर्ड, यानी जिस हवाले से आपका पोस्ट, जिस हवाले से आपका पोस्ट है, जिस पे आप लिख रहे हैं, उसके अंदर आल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन होता है जहाँ पर आपने कीवर्ड को यूज़ करना होता है। लेकिन गूगल के मुताबिक वो हमेशा इस बात पे दोबारा ज़ोर दे रहा है कि आप नेचुरल रहे। अगर हमारा कीवर्ड कुछ और है, लेकिन अगर प्रोडक्ट जो तस्वीर है, जो पिक्चर है वो किसी और के हवाले से है, तो अकॉर्डिंग टू गूगल वो बता रहे हैं कि आप बेहतर ये है कि जो प्रोडक्ट जिस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, जो पिक्चर, आप उसी का नाम उसको दे दें। यानी एक प्रोडक्ट है जिसका आपका कीवर्ड है बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट, ये एक तकरीबन लॉन्ग टेल कीवर्ड है, और प्रोडक्ट जो स्किन केयर प्रोडक्ट जिस पे आपका जो आपने पिक्चर अपलोड किया वो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है। तो वजह ये कि आप उनको कीवर्ड दे दें, यानी बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट। आप बेहतर है कि आप उसका जो ब्रांड है, जो नाम है, आप उसी नाम से उसको ऑल टेक्स्ट दे सकते हैं। यानी अगर आपका कोई ऑल टेक्स्ट नहीं है आपके पिक्चर के साथ, इमेज के साथ जो आप अपलोड करते हैं, तो वो जो आपका ऑन पेज एसईओ है वो वीक हो जाता है। बेहतर ये है कि आप ऑल टेक्स्ट ज़रूर वहाँ पर आप रख लीजिएगा, और वहाँ पर आप शुरू में अगर आप कीवर्ड बेस चलना चाह रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर एक, अगर आपके पास 5 पिक्चर है तो ज़रूरी नहीं कि हर एक को आपका यानी ऑल टेक्स्ट जो आपका होगा वो कीवर्ड ही हो। आप थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद एक और फैक्टर्स है जो कि इंटरलिंकिंग का है। जिस तरह का आपका ये पेज है, और इस पेज को आप किसी और पेज के साथ लिंक करना चाह रहे हैं, यानी वहाँ से ज़्यादा यूज़र आ रहे हैं, यहाँ से कम आ रहे हैं। अब जहाँ से यूज़र आ रहे हैं वहाँ पर आपने एक एंकर टेक्स्ट बनाया और आप इसमें इसको एंटर कनेक्टेड कर दिया इस पेज के साथ। तो जैसे वहाँ कोई यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो आपका वो जो यूज़र होगा वो यहाँ राउट होगा। तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस है। जिस तरह हम बैक लिंकिंग करते हैं किसी और वेबसाइट के साथ, आउटर वेबसाइट के साथ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और इसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। यानी इसका मतलब ये है कि इंटर लिंकिंग एक रैंकिंग फैक्टर्स है और ऑन पेज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इससे एक तो आपकी जो यूज़र की इंगेजमेंट है वो बढ़ जाती है, बाउंस रेट आपका कम हो जाता है, और जैसे बाउंस रेट कम हो जाता है तो गूगल को ज़्यादा पता चलता है कि ये लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे, तो एक अच्छा ऑप्शन है रैंकिंग के लिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है इंटरलिंकिंग। तो इसके अलावा दोस्तों हमने जो ज़रूरी फैक्टर्स थे ऑन पेज एसईओ में वो आपके साथ डिस्कस कर लिए, और इसके अलावा से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मज़ीद इस किस्म की वीडियो चाहिए तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।